हाय एवरीवन, हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे और इस सब में हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते करते ये सब मॉड्यूलेशन स्कीम्स देखी। पीएम, एमपीएम, एमपीएसके, एम क्यूएम और एमएफएसके जो कि ऑर्थोगोनल। और एमएफएसके जो कि ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग है। तो अब सवाल ये आता है कि हमने ये सब देखा, इनके प्रोबेबिलिटीज ऑफ एरर देखी कि किसमें कितना एरर आता है, हमने इनके लिए ऑप्टिमल रिसीवर्स डिज़ाइन किए, हमने मिनिमम डिस्टेंसेस निकाले, हमने यूनियन बाउंड डिराइव किया, हमने सिग्नल कोहेरेंस की बात की, हमने डीपीएस के और नॉन कोहेरेंट एफएसके की बात की। तो हमने इन सब मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए ये सब कर लिया। तो अब सवाल ये आता है कि हम इनमें से कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम सबसे अच्छी है, या हमने ये सब मॉड्यूलेशन स्कीम्स की हैं। तो बड़ा सवाल जो है, या आप एक नेचुरल सा सवाल है, क्योंकि हम लोग जब भी हमारे पास या मैं ये कहूं कि अब हमारे पास एक से ज्यादा मॉड्यूलेशन स्कीम्स, अब हमारे पास एक से ज्यादा मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। 4 बेसिक मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, पीएम, पीएसके, क्यूएम, एफएसके, जिसमें से मैं ये कह सकता हूं कि पीएम, पीएसके और क्यूएम तो एक ही हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास 2 मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, क्यूएम और एफएसके। तो हमारे पास 2 तरह की मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, क्यूएम और एफएसके, जिसके कई वेरिएंट्स हैं, क्योंकि पीएसके और पीएम को आप क्यूएम का वेरिएंट कह सकते हैं। और हमारे पास एक से ज़्यादा मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। यहाँ भी m कुछ भी हो सकता है, m इक्वल्स 2 की पावर k। तो m इक्वल्स 2 की पावर k, जहाँ पर k है एक सिंबल में कितने बिट्स भेजे, k है कि एक सिंबल में कितने बिट्स भेजे जा रहे हैं, और m 2 की पावर k है। तो नेचुरली अब हम लोग में एक रेस लगवाने की भावना हमेशा रहती है कि अच्छा, मेरे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं कुछ करने के, मैं उनकी रेस लगवा कर देखता हूं कि उनमें से कौन सा सबसे अच्छा है। या आप कहीं भी जाएं, हमारे पास ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं कुछ करने की, और उसमें भी m की कई वैल्यूज़ हैं। तो अब हमारे पास एक से ज़्यादा मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास m की कई वैल्यूज़ हैं। m2 भी हो सकता है, m4 भी हो सकता है, और आप चाहें तो 1024 QM भी होता है। 1024 QM क्या होता है उसकी वो हम बनाकर देखेंगे, पर हमने 4 QM, 16 QM टाइप्स बनाए हुए हैं। 64 QM भी शायद बनाया था, नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो गूगल कर या उसे इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि 64 QM, 1024 QM, 256 QM ये सब कैसे दिखते हैं। तो जो हम जानना चाहते हैं वो ये है कि इनमें से कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम हम यूज़ करना चाहते हैं। तो या इनमें से हमारा सवाल ये है कि ज़्यादा मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम कब प्रयोग करें। और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम कब प्रयोग करें।
मैंने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया है। बजाय ये पूछने के कि हम कौन सी स्कीम प्रयोग करें, मैं पूछ रहा हूं हम कौन सी स्कीम कब प्रयोग करें। कब बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि मैं इसे लाल से अंडरलाइन कर देता हूं। कौन सी स्कीम को कब प्रयोग करें, ये कब बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स का उन स्कीम्स के अलग अलग जगह यूजेस होते हैं। तो मेरे पास एक से ज़्यादा स्कीम्स हैं और वो स्कीम्स अलग अलग जगह काम आती हैं। तो हमने यहाँ पर पहले हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, या पहले हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम में वो जो इन स्कीम्स की रेस लगवाने की इच्छा है वो बहुत बड़ी है। तो हम उस रेस को लगवाने के लिए पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें किन किन पैरामीटर्स पर रेस लगवानी है, या हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम उन स्कीम से क्या चाहते हैं। क्योंकि ये सब कहानी के पीछे हमारा जो मकसद था वो था। तो अब हम इससे पहले कि रेस लगवाना शुरू करें, हम ये समझ लेते हैं कि हम रेस किस लिए लगवा रहे हैं। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन, ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन, ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। और क्योंकि ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं तो इनका मकसद है, या इनके पीछे हमारा मकसद था, सीक्वेंस ऑफ बिट्स को एक जगह से या ट्रांसमीटर से दूसरी जगह, एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स को एक जगह ट्रांसमीटर से दूसरी जगह रिसीवर, एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स को एक जगह ट्रांसमीटर से दूसरी जगह रिसीवर तक पहुंचाना। फिर से कह रहा हूं, हमारा काम है सीक्वेंस ऑफ बिट्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना। अब यहां पर मैंने ये देखा है कि सीक्वेंस ऑफ बिट्स को मैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचा रहा हूं, तो यहां दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। या यहां पर जो सबसे पहला पैरामीटर आता है वो है probability of error। सीक्वेंस ऑफ बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कि अगर मैं बिट्स भेज रहा हूं तो उनमें से कितने बिट्स ठीक से पहुंचेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सामान भेज रहे हैं तो मान लीजिए आप बिट्स के बदले कोई और सामान भेज रहे हैं, तो उसमें से कितना सामान ठीक से पहुंचेगा। आप यही चाहते हैं ना कि कम से कम सामान खराब होकर पहुंचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है कि भेजे गए बिट्स में से कितने बिट्स ठीक से भेजे गए बिट्स में से कितने बिट्स ठीक से पहुंचते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है। तो नेचुरली मैं ये चाहूंगा कि इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को इसे कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम से कम होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम से कम होना चाहिए। और जितनी भी कॉन्स्टलेशंस मैंने की हैं उसमें हमने ये अंदाज लगाया था कि, या हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की कुछ डेरिवेशंस की हैं और हमने ये देखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर
तो इसमें पहले ये लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पहला पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, इसे कम से कम होना चाहिए। और हमने ये अंदाज लगाया था, या अंदाज तो नहीं लगाया, हमने ये डिराइव किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, जिसे मैं P भी लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लगभग मैं Q ऑफ d min बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को मैं लगभग, सॉरी ये एक बार डबल चेक कर लेते हैं इसे, डी मीन बाई रूट 2 एन नॉट, डी मीन बाई रूट 2 एन नॉट था, 2 एन नॉट नहीं था, रूट 2 एन नॉट। ये तो ये है डी मीन बाई रूट 2 एन नॉट, जिसे ये यूनियन बाउंड है। तो या m पॉइंट कॉन्स्टलेशन के लिए ये बेसिकली होता है m माइनस 1, या इसको m भी लिख सकते हैं लगभग, क्योंकि ये एक बहुत लूज बाउंड है कि लगभग मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कह सकता हूं डी मिन बाई रूट 2 एन नॉट। ये लगभग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लगभग m नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स है, और m नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। और इसे मैं फिर से एक और अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकता हूं बाई डी मीन स्क्वायर बाई 2 एन नॉट, m टाइम्स डी मीन स्क्वायर बाई 2 एन नॉट। तो ये इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। अब मैंने ये देखा है कि इसका मतलब ये है कि हमने फिजिकली इसे कोर्स के पिछले पार्ट में समझा था, पर इसका मतलब ये है कि मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डी मिन के स्क्वायर, या बाकी सब कांस्टेंट रखते हुए e की पावर डी मिन स्क्वायर से कम होता है। बाकी सब फिक्स रखते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर e की पावर डी मिन के स्क्वायर से कम होता है। पर अब डी मिन क्या है? डी मिन है उस कॉन्स्टेलेशन के किन्हीं दो पॉइंट्स का मिनिमम डिस्टेंस, उस कॉन्स्टेलेशन के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम गैप, ये डी मिन है। तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डी मिन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह कम हो रही है, तो और हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम से कम हो, तो नेचुरली हम ये चाहेंगे कि डी मिन ज्यादा से ज्यादा हो। तो नेचुरली हम चाहते हैं कि डी मिन ज्यादा से, हम ये चाहते हैं कि डी मिन ज्यादा से ज्यादा हो। नेचुरल सी बात है कि हमें डी मिन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब डी मिन के लिए हम ये देखते हैं, हमने ये सब डिराइव किया हुआ है, मैं केवल वो रिजल्ट्स लिखूंगा जहां पर हमने डायरेक्टली डिराइव नहीं किया है, वहां पर आप देख सकते हैं कि अब मैं पीएम के लिए लिखता हूं। पीएम के लिए अगर
ट्रांसमिट एनर्जी ई एवरेज है। अब अगर हमारी ट्रांसमिट एनर्जी ई एवरेज है, यहां पर ध्यान रखिए कि मैं ट्रांसमिट एनर्जी को फिक्स कर रहा हूं कि ट्रांसमिट एनर्जी अगर ई एवरेज है तो पीएम के लिए डी मिन होगा डी मिन पीएम 12 log to the base 2m divided by m square minus 1 log to the base m नहीं आएगा 12 एवरेज 12 ई एवरेज डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1, ये पीएम का डी मिन होगा कि पीएम में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो एवरेज एनर्जी पर सिम ई एवरेज, मैं फिर से बोल देता हूं, ई एवरेज एवरेज एनर्जी पर सिंपल पीएम के केस में ये है। और ऐसे ही पीएसके के केस में डी मिन पीएसके के केस में होगा ई एवरेज साइन पाई बाई एम डी मिन पीएसके। और पीएसके केस में ये होगा जहां हम एक सिंबल में एम बिट्स भेज रहे हैं, या हमारे एमरी कॉन्स्टलेशन है, तो इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि एम पी एम है, ये एम पी एस के है। और एम क्यू एम में डी मिन एम क्यू एम के केस में होगा 6 ई एवरेज डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। तो एम क्यू एम के केस में डी मिन होगा 6 ई एवरेज डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। और फाइनली डी मिन एम एफ एस के केस में होगा √2 ई एवरेज। जहां पर एफ एस के केस में हमने ये देखा है कि ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग के केस में डी मिन एम पर डिपेंड नहीं करेगा और वो सिंपली ई एवरेज होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि फिक्स्ड एवरेज एनर्जी के लिए फिक्स्ड एवरेज ट्रांसमिशन एनर्जी के लिए मैं लिख सकता हूं कि पीई पीएम या पीएम पीएम, अगर मैं एम के फंक्शन की तरह लिखूं इसे, तो वो होगा ई की पावर 12 ई एवरेज बाई एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये ई की पावर 1 ओवर एम स्क्वायर की तरह डिके करेगा। पीई एम पी एस के होगा ई की पावर एवरेज साइन स्क्वायर पाई बाई एम, जो कि एम छोटा होने पर 1 ओवर एम स्क्वायर हो जाएगा। और पीई इसके एम एम, क्योंकि यूनियन बाउंड है, मैं ये सारी अप्रॉक्सीमेशंस यूनियन बाउंड के साथ कर रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ये होगा, सॉरी, एम क्यू एम पीई एम क्यू एम होगा, फिर ये फिर से फंक्शन ऑफ एम है, एम ई की पावर माइनस ई एवरेज ओवर एम माइनस 1, 6 ई एवरेज ओवर एम माइनस 1। तो अगर मैं एवरेज सिंबल एनर्जी कांस्टेंट रख रहा हूं, ये रेक्टेंगुलर क्यूएम का केस है, तो अब होगा
m कांस्टेंट, या इसको मैं बेटर है कि मैं k बोल दूं, कोई कांस्टेंट k, यहां भी कोई कांस्टेंट -k sin square pi by m minus k over m minus 1, यहां भी k by ये कांस्टेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि इन तीनों केसेस में, ऊपर वाले तीनों केसेस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो m बढ़ने के साथ साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, कि जैसे जैसे m बड़ा होगा 1/m² कम होगा और 1/m या 1/m² कम होगा, और जैसे जैसे 1/m और 1/m² कम होगा e की पावर -1/m² बढ़ेगा। तो यहां पर m के साथ एक्सपोनेंशियल डिके है, यहां m के साथ एक्सपोनेंशियल डिके है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में, और ये यूनियन बाउंड है, अपर बाउंड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, पर फिर भी यूनियन बाउंड इस सबको समझने के लिए हमें एक ठीक ठाक पैरामीटर देता है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यहां पर लीनियरली बढ़, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यहां पर लीनियरली बढ़ रही है। तो अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम किसी फिक्स्ड एनर्जी ई एवरेज पर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे पास जो इस डिस्कशन का कंक्लूजन आता है वो ये है कि अगर हम एक फिक्स्ड एवरेज एनर्जी ई एवरेज पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हम एक फिक्स्ड एवरेज एनर्जी ई एवरेज पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब अगर हम PAM या MQAM का प्रयोग, तब हम अगर MPAM या MQAM का प्रयोग करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो एक तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, पर MFSK का प्रयोग करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर केवल लीनियरली बढ़ती है। अब हम ये देखते, आप ये कहेंगे कि फिर हम m छोटा रखेंगे, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कंट्रोल में रखने के लिए या तो m छोटा रखें या FSK का प्रयोग करें। तो अब सवाल ये है कि हमेशा FSK क्यों नहीं यूज होता। उस सवाल के जवाब पर हम आएंगे, पर उससे पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि अब मैं ये जनरली हमें एक फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए होती है। हमें चाहिए, हमारे जो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन systems target probability error को में रख कर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हमें दिया होगा कि हम मानकर चलेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻⁻2 है, 10⁻³ है या कुछ ऐसे है। तो
प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक एरर लेवल को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं कि अगर इतना एरर है तो हमारा एरर करेक्शन कोड या हमारा कम्युनिकेशन एल्गोरिथम उसे संभाल लेगा। एरर करेक्शन कोड्स क्या होते हैं हम इसी कोर्स में आगे चलकर बात करेंगे, पर हम यही मानकर चलते हैं कि अगर एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स है तो हम उसमें कुछ ऐसे फेल सेफ्स, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स लगा देंगे कि वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को हैंडल कर लें। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि प्रैक्टिकली मुझे अपने सिस्टम से एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए। प्रैक्टिकली मुझे अपने सिस्टम से एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए, जिसे मैं टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बोलता हूं, और हम ज्यादा नहीं तो उसके लिए P0 कह लेता हूं कि मुझे एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए, जिसे मैं P0 कहता हूं। अब अगर मुझे एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए तो मैं ये जानना चाहूंगा, तो अब मेरा सवाल थोड़ा सा बदल जाता है। मुझे एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए, और उस फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए, या मैं चाहता हूं मुझे इतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिले, तो नॉइज फ्लोर फिक्स्ड है। नॉइज फ्लोर के बारे में आप डिटेल डिस्कशन इस कोर्स के पिछले पार्ट में देख सकते हैं। तो मेरा नॉइज फ्लोर फिक्स्ड है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फिक्स्ड है, तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है रिसीव्ड पावर या ट्रांसमिट पावर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फिक्स्ड है, मेरे हाथ में है रिसीव ट्रांसमिट पावर, जो कि रिसीव ट्रांसमिट पावर आप कोर्स के पिछले पार्ट में लिंक बजटिंग में जाकर देख सकते हैं। लिंक बजटिंग की बात मैं दोबारा करूंगा, बट हम लोग चैनल कंडीशंस को देखते हुए रिसीव्ड सिग्नल पावर और ट्रांसमिट सिग्नल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिक्स्ड है, नॉइज फ्लोर फिक्स्ड है। मैं ये कह सकता हूं कि रिसीव ट्रांसमिट पावर, सॉरी रिसीव्ड सिग्नल पावर, रिसीव ट्रांसमिट पावर मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा। तो रिसीव्ड सिग्नल पावर होगी L टाइम्स PTX, और रिसीव्ड सिग्नल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड ही पावर होगी, तो रिसीव्ड सिग्नल पावर या रिसीव्ड सिग्नल एनर्जी, रिसीव्ड सिग्नल एनर्जी होगी सम L टाइम्स ट्रांसमिट रिसीव्ड सिग्नल एनर्जी होगी L टाइम्स ट्रांसमिट सिग्नल एनर्जी। अब अगर रिसीव सिग्नल एनर्जी L टाइम्स ट्रांसमिट सिग्नल एनर्जी है, तो मैं लिख सकता हूं कि मैं इसे बोल दूं कि L टाइम्स ET, रिसीव सिग्नल एनर्जी है L टाइम्स ET, और ET अकेला वो पैरामीटर है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ये अकेला पैरामीटर है जिसे मैं कंट्रोल क्योंकि ET अकेला पैरामीटर है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो अब वापस आते हैं। अब मुझे चाहिए, तो अब ये जो यहां K है ये चला जाएगा। इस K के बदले मुझे, क्योंकि ये इक्वेशंस गिवन सिग्नल पावर के लिए थी, अब मैं चाहता हूं कि P0 हो इक्वल टू पावर L बाई N0। तो मान लीजिए मैं L बाई N0 को ईटा ET बाई m² - 1,
ये है PM। तो ये इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं है, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। ये ईटा, यहां पर ईटा है लॉस टाइम्स नॉइज पावर, और दूसरे कांस्टेंट्स जो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये है लॉस और नॉइज पावर और वो सब कांस्टेंट्स जो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये PM है, या PM के केस में ये है P0 इक्वल्स साइन स्क्वायर ET। ऐसे ही FSK के केस में ये। तो अब यहां पर अगर मुझे एक फिक्स्ड P0 चाहिए, तो मैं ये देखता हूं कि फिक्स्ड P0 के लिए इन सब केसेस में, तो यहां पर मैं देखता हूं कि फिक्स्ड P0 के लिए PM PSK में ET M स्क्वायर तरह बढ़ेगा, PM PSK में ET M स्क्वायर की तरह बढ़ेगा, QM में QM का केस मैंने लिखा नहीं ऊपर। QM के केस में आप बैक सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि QM के केस में ET M की तरह बढ़ेगा, QM के केस में ET M की तरह बढ़ेगा, और FSK के केस में ET log M की तरह बढ़ेगा। तो ट्रांसमिट पावर PM PSK में M स्क्वायर की तरह बढ़ेगी, QM में M की तरह बढ़ेगी, और FSK में log M की तरह बढ़ेगी। FSK में log M की तरह बढ़ेगी। पर M क्या है? M नंबर ऑफ सिंबल्स है, और अगर मैं एक सिंबल, जैसा हमने PM के केस में पहले देखा था, अगर मैं एक सिंबल में k बिट्स भेज रहा हूं तो M है 2 की पावर k, जहां k एक सिंबल में भेजे जाने वाले बिट्स हैं। तो FSK है M है 2 की पावर k, जहां k एक सिंबल में भेजे जाने वाले बिट्स हैं। तो M स्क्वायर या e की पावर k स्क्वायर, e की पावर 2k M e की पावर k और log M या एक k। तो k अगर नंबर ऑफ बिट्स है, k है नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो जो आपकी ट्रांसमिट एनर्जी है गिवन टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए, वो अगर आप PM या PSK का प्रयोग करते हैं, तो PM PSK या QM का प्रयोग करते हैं, तो फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए जो आपको पर सिंबल एनर्जी भेजनी पड़ रही है, वो पर सिंबल में नंबर ऑफ बिट्स के लिए के साथ साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और यहाँ पर FSK में वो लीनियरली बढ़ती है। तो यहाँ फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए जो एनर्जी है, तो अब सीधा सा सवाल ये है, FSK तो अच्छा लग रहा है, तो फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए जो आपको एवरेज एनर्जी पर सिंबल भेजनी है, वो नंबर ऑफ बिट्स के साथ साथ लीनियरली बढ़ रही है। तो अब मैं एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर सकता हूं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के बेसिस पर। तो हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन स्कीम्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पर बेस्ड पैरामीटर है जिसकी हम बात करते हैं वो है एनर्जी एफिशिएंसी, जो होती है एवरेज एनर्जी पर बिट, कि एक बिट को भेजने में आपकी कितनी एनर्जी लगती है। तो वो आप देख सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी होगी ई एवरेज बाई के, ई एवरेज बाई के या ई एवरेज बाई log to the base 2m। तो अब अगर आपका फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए आप देख सकते हैं के लिए फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए मैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए साई यूज कर लेता हूं, साई एज अ फंक्शन ऑफ के। आप देख सकते हैं फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए साई एज अ फंक्शन ऑफ के पीएम के केस में होगा अप्रॉक्सीमेटली e की पावर 2k बाई के, पीएस के या पीएम और पीएस के क्यूएम के केस में होगा साई के अप्रॉक्सीमेटली के बाई के, और एफएसके के केस में होगा साई के 1। तो यहां पर तो आप ये कह सकते हैं कि जो एवरेज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर बिट है वो एनर्जी एफिशिएंसी का उल्टा होगा। मैं उल्टा बोल गया था। ये एनर्जी एफिशिएंसी बिट्स पर जूल होता है एक तरह से, कि वो एनर्जी कितना एफिशिएंटली प्रयोग की जा रही है। तो जितना ये पैरामीटर कम होगा उतनी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। या तो मैं क्वालिफाई करना जरूरी है, जितनी एवरेज एनर्जी पर बिट कम होगी उतनी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जितनी एवरेज एनर्जी पर बिट कम होगी उतनी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो अब आप देखते हैं कि मैं अगर के बिट्स की बात कर रहा हूं तो के बिट्स के लिए पीएसके, पीएम, क्यूएम, इन सब में एनर्जी एफिशिएंसी या जो एवरेज एनर्जी पर बिट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मतलब जो एनर्जी एफिशिएंसी है इन एल्गोरिथम्स की वो एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। तो यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, एफएसके में एनर्जी एफिशिएंसी कांस्टेंट है के डिवाइडेड बाई के। तो एफएसके की एवरेज एनर्जी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से इस कहानी में हमने अब तक जितना किया है उससे हमारे पास एक हमारे दिमाग में, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था हमारी आदत है रेस लगवाने की, तो इस कहानी में अब तक जो कुछ हमने किया है उसके हिसाब से एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम या तो के को छोटा रखना चाहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम या तो के को छोटा रखना चाहते हैं या फिर एफएसके
या तो हम k को छोटा रखना चाहते हैं या fs के प्रयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई मतलब हमें यहाँ और कोई तुक नहीं दिखाई दे रहा। हमें ये समझना अब हमारे लिए मुश्किल है अभी जितना हमने किया है उसके हिसाब से कि 1024 QM या 64 QM हम इन सब की बात भी क्यों करते हैं। इनमें तो एक्सपोनेंशियली ज़्यादा पावर लग रही है, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो अभी हमने, जैसा मैंने कहा, अभी हमने कहानी आधी देखी है, कहानी पूरी नहीं हुई है। तो इस कहानी का, इस रेस का एक पहलू है एनर्जी एफिशिएंसी, कि आपको एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या आप एक एनर्जी भेजकर कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्राप्त कर सकते हैं। वो अधूरी कहानी है, वो इस कहानी का एक पहलू है। इस कहानी का दूसरा पहलू अब हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कि आप के पास जो कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम है आप उसे कितना अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को नापने का सीधा सा तरीका है बिट्स पर हर्ट्ज। बिट्स पर हर्ट्ज कि आप एक बिट को भेजने के लिए या एक हर्ट्ज में आप कितने बिट्स भेज रहे हैं या एक सिंबल इंटरवल में आप कितने बिट्स भेज रहे हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रम, कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम जिस पर हम सारा कम्युनिकेशन करते हैं, कैरियर्स, हमारे पास नंबर ऑफ कैरियर्स लिमिटेड है। कैसे है वो, तो हमारे पास एनर्जी हम कितनी भी खर्च कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ कैरियर्स, अभी के लिए मान लीजिए कि बैंडविड्थ या नंबर ऑफ कैरियर्स लिमिटेड है। हमारे पास बैंडविड्थ या नंबर ऑफ कैरियर्स लिमिटेड है, और बैंडविड्थ प्रैक्टिकली जब हम यूज की बात करते हैं तो बैंडविड्थ एनर्जी के मुकाबले बहुत महंगी है। हमें इस डिस्कशन में ध्यान रखना होगा कि टेरेस्ट्रियल यूज के लिए, मतलब अर्थ पर, क्योंकि सेम बैंडविड्थ पर आपको फोन्स भी चलाने हैं, सेम बैंडविड्थ पर आपको टेलीविजन सिग्नल्स भी भेजने हैं, सेम बैंडविड्थ पर आपको रेडियो भी चलाना है, सेम बैंडविड्थ पर आपको फ्लाइट रेडार्स भी चलाने हैं, क्योंकि रेडार्स भी कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम का ही, या रेडार्स भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बैंडविड्थ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के साथ हमने पिछले 200 साल में जो भी सीखा है, या मैक्सवेल्स इक्वेशंस के साथ खेलकर हमने पिछले 200 से 300 साल में जो कुछ भी सीखा है उस सब का प्रयोग करते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन यूजेबल स्पेक्ट्रम है वो बहुत छोटा है, और वो बहुत छोटा है इसीलिए वो बहुत महंगा भी है। तो एनर्जी के मुकाबले कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम कहीं महंगा है अर्थ के यूज़ के लिए। स्पेस में कहानी थोड़ी बदल जाती है, उसकी बात हम अगर इस लेक्चर में नहीं तो, या अगर इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में करेंगे। पर कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम बहुत महंगा है। तो कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम क्योंकि बहुत महंगा है तो आपका भेजा गया हर कैरियर बैंडविड्थ खाता है। तो अब अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपका क्योंकि हमने सिग्नल्स की ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन की है, तो सिग्नल स्पेस तो अप्रोक्सीमेट है। इस पार्ट के एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस हम बाद में डिराइव करेंगे। तो जैसा मैंने ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन लिया था वैसे ही, तो अगर सिंबल ड्यूरेशन
TS है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल स्पेस का हर बेसिस सिग्नल लगभग 1/TS बैंडविड्थ लेगा। तो अगर ये स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के लिए इसे आप रूल ऑफ थंब की तरह याद कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसे रूल ऑफ थंब की तरह समझ सकते हैं। अब अगर सिग्नल स्पेस का हर बेसिस सिग्नल 1/TS बैंडविड्थ ले रहा है तो आप ये देखेंगे कि PAM में एक बेसिस वेक्टर है। PAM में एक बेसिस वेक्टर है, तो क्योंकि PAM में एक बेसिस वेक्टर है तो आपको बैंडविड्थ चाहिए। तो बैंडविड्थ है, अगर मैं बैंडविड्थ B बोल दूं तो MPAM की बैंडविड्थ है फॉर अ ड्यूरेशन TS लगभग, और फॉर अ सिंबल रेट TS अगर आपको एक सेकंड में, तो अरे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की डेफिनेशन मैं थोड़ी सी ठीक करता हूं, सिंबल्स बिट्स पर हर्ट्ज पर सेकंड कर देता हूं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपकी जो बिट्स पर हर्ट्ज पर सेकंड है वो पर सेकंड हटा देता हूं ऊपर से, हाँ, पर बिट्स पर हर्ट्ज पर सेकंड। सो इसकी MPAM की बैंडविड्थ है ये लगभग, और MQAM की बैंडविड्थ होगी MPS के और MQAM की बैंडविड्थ होगी लगभग 2/TS। ये MPS की और MQAM की बैंडविड्थ है लगभग, ये करीब करीब बराबर हैं। और MFSK की बैंडविड्थ होगी, क्योंकि MFSK को M ऑर्थोगोनल सिग्नल्स चाहिए, तो वो होगी MFSK की बैंडविड्थ है M/TS। और अब मैं यहां पर अगर मैं इनकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी निकालने की बात करूं या स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालने की बात करूं तो 1/TS, यहां पर अगर इसकी मैं स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की बात करता हूं तो वो M या वो होगी 2M, यहां है log to the base 2M 2, और यहां है ये इनकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसीज हैं कि यहां पर आप इसमें log to the base 2m बिट्स भेज सकते हैं, यहां log to the base 2/2m बिट्स भेज सकते हैं पर हर्ट्ज, और यहां log to the base 2m/m बिट्स भेज सकते हैं। तो जो MFSK है उसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी m बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है। एनर्जी एफिशिएंसी कांस्टेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी बदल नहीं रही है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कम हो रही है। तो अब हमारे पास एक सिचुएशन है, यहां पर इनकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी m बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, PSK की और PAM की और QAM की, पर FSK की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी m बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, पावर और बैंडविड्थ। अगर हम पावर की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो बैंडविड्थ की एफिशिएंसी कम हो रही है, अगर हम बैंडविड्थ की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो पावर की एफिशिएंसी कम हो रही है, या अगर पावर की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो बैंडविड्थ की कम हो रही है, बैंडविड्थ की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो पावर की एफिशिएंसी कम हो रही है। तो हमें ये बहुत ही, दिस इज अ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिकी सिचुएशन। हम एक ही बार में बैंडविड्थ और पावर दोनों की एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते, हम या तो पावर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, बैंडविड्थ की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये
बिल्कुल यूज केस स्पेसिफिक हो जाता है, या ये बिल्कुल केस स्पेसिफिक हो जाता है कि हम किस समय पर किसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो पहले ही बहुत लंबा खिंच गया है। तो अगले वीडियो में हम इनकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की कुछ ट्रेड ऑफ्स के एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।